नमस्कार, जय भारत। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर 4 के बारे में। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आज का लेक्चर होने वाला है। थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड हो सकता है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो जय महाराज जी बोल के हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कमेंट कर दीजिए जय महाराज जी। चलिए आज हम बात करते हैं सबसे पहले कहानी अब तक। तो मुझे 100% गारंटी है कि आपने पिछले लेक्चर्स का रिवीजन बहुत तगड़े तरीके से नहीं किया होगा। उसीलिए एक बार शुरुआत से लेके अभी तक की बात कर लेते हैं, क्या क्या हमने बात किया। सबसे हमने पहले कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट का बात किया, कैथोड रे को कैसे हमने डिस्कवरी किया। फिर हमने एनोड रे की डिस्कवरी का बात किया, और फिर हमने देखा कि कैथोड रे का एक होता है स्पेसिफिक चार्ज। कैथोड रे का एक होता है स्पेसिफिक चार्ज, और स्पेसिफिक चार्ज होता है E/m के रेशियो के बराबर, जहां पर E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई मास जो होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स होता है। ठीक है। और वैसे ही एनोड का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो इसका जो इसके ऊपर का चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड डिवाइडेड बाई जो मास होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। साफ साफ हम देख सकते हैं कि इसका मास जो है वो ज़्यादा है, सॉरी इसका मास जो है वो कम है और इसका मास जो है वो ज़्यादा है। ठीक है। इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि जो स्पेसिफिक चार्ज है कैथोड का दैट इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। यहाँ पर लोग कंफ्यूज होते हैं, ये कहते हैं कि यार देखो डिनोमिनेटर में यहाँ पर 9.1 है, तब तो ये ज़्यादा छोटा नंबर है। लेकिन नहीं यार, यहाँ पर आप देखिए 10⁻⁻31 है, 10⁻⁻27 है, बहुत ही बड़ा एक डिफरेंस आ रहा है। उसीलिए याद रखना है कि स्पेसिफिक चार्ज कैथोड का इज ग्रेटर देन द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ एनोड। और फिर हमने ये देखा कि स्पेसिफिक चार्ज जो है कैथोड का वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी नेचर ऑफ गैस के ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर, कोई भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, सिवाय एक चीज़ के जो आपको ज़्यादातर बुकों में नहीं दिखता है, दैट इज़ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। अब इसमें आपको डीप नहीं सोचना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा फील नहीं करना है, बस होता है ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, जान सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि जो एनोड है उसके लिए जो स्पेसिफिक चार्ज है वो मैक्सिमम होता है हाइड्रोजन गैस के लिए। हाइड्रोजन गैस के लिए H+ जो गैस है इसके लिए, आयन के लिए स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज़्यादा होता है। H+ आयन के लिए सबसे ज़्यादा इसका स्पेसिफिक चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर का जो चार्ज है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास है दैट इज 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। और वहीं मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो इसका मास होता है 14, और इसके ऊपर मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और यहां पर मुझे मास में लिखना पड़ेगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मैं इजीली देख सकता हूं कि यहां पर डिनोमिनेटर ज्यादा है, यहां पर कम है, यानी दिस इज द ग्रेटेस्ट। ज्यादा इसे फील मत करिए, बस जान लीजिए कि स्पेसिफिक चार्ज जो है हाइड्रोजन के लिए वो ज्यादा होता है। हम रिवीजन कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डीप में आपको पुराने लेक्चरों में बताया था। फिर हमने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात की थी कि जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। फिर हमने एक थॉमसन मॉडल देखा जिन्होंने कहा कि वो तरबूजा खा रहे थे और उन्होंने कहा कि भाई जो लाल लाल पार्ट है वो सारे जो हैं वो प्रोटॉन्स हैं, और उसके ऊपर जो सीड्स एम्बेडेड हैं वो क्या हैं भाई, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और पूरा जो मास है वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर एक चीज़ जो वो बोलते हैं सब कुछ गलत होता गया है, सिवाय एक चीज़ के कि नंबर, द टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन क्या कहलाते हैं एटम इज इक्वल्स टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन एन एटम। और इसी के चलते हम थॉमसन मॉडल पढ़ते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कह दिया, उसीलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसके बाद हमने रदरफोर्ड के मॉडल की बात करी, जहां से हमें पता चला कि एटम के अंदर बस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं होते, बस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, जो कैथोड और एनोड रे हैं, उसके साथ साथ एक न्यूक्लियस भी होता है। और हमें पता चला कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। कैसे पता चला उसके लिए तो लेक्चर देखें, हम तो ऊपर से रिवीजन कर रहे हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल से हमने एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली चीज़ हमने निकाली थी, जैसे कि मैं उसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ।
उसका फॉर्मूला बता देता हूं कि जैसे कि कोई भी अल्फा पार्टिकल है और कोई भी आपका न्यूक्लियस है, वो एक पॉइंट पर जाके रुकता है जब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर हो जाता है इसके काइनेटिक एनर्जी के, एंड काइनेटिक एनर्जी वी नो दैट इज हाफ mv², एंड पोटेंशियल एनर्जी वी नो कि कोई भी जो एटम है वो अपना उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसको मैंने आपको और बताया था कि वो होता है वर्क, वर्क इज एनर्जी, वर्क एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और चार्जेस के ऊपर जो फोर्स होता है वो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, दैट इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इंटू r, मतलब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज k q1 q2 अपॉन r, एंड दिस r इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसके ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे, मतलब एक आध क्वेश्चंस किए थे। आपको क्या क्या इसमें पूछ सकता है, आपको पूछ सकता है कि वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी ये किस चीज की है भाई, तो उस अल्फा पार्टिकल या फिर जो भी पार्टिकल को हम बॉम्बार्ड कर रहे हैं इस न्यूक्लियस के ऊपर। उसके बाद ये जो मास है वो इसी अल्फा पार्टिकल का है। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमारे पास 9 × 10⁻⁹ हमारा इसका वैल्यू आ जाता है। बेसिकली इसको जब आप तोड़ते हैं दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मेन चीज आता है। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो दिस इज द वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, एंड Q1 जो है वो चार्ज होता है इस अल्फा पार्टिकल का, इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर का चार्ज होता है, एंड Q2 जो है वो इस न्यूक्लियस का चार्ज होता है। अब किसी चीज का हम चार्ज कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऊपर के चार्ज का, एंड चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब, तो हमें किसी भी चीज का चार्ज पता चल जाता है। तो मैं ज़्यादा स्पीड में इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने की हैं, ये सब रिवीजन है सर, रिवीजन ऐसे ही किया जाता है, बाकी आपको लिख लिख के रिवीजन करना चाहिए। फिर हमने ये बात किया कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या हुआ। ड्रॉबैक ये हो गया कि उन्होंने ये कह दिया कि जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते हैं, और एनर्जी जब वो लूज करते हैं तब कहीं ना कहीं गोल गोल जलेबी की तरह घूम के आके क्या हो जाते हैं, डायरेक्ट न्यूक्लियस से स्ट्राइक हो जाते हैं, उसके ऊपर गिर जाते हैं। तो उन्होंने खुद ही का थ्योरी दिया और खुद ही की थ्योरी में खुद ही फंस के लिपट के रह गए। और फिर उन्होंने ये भी बताया था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करते रहते हैं, ठीक है। तो वो जो एमिशन स्पेक्ट्रम को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो आप आगे जाके पढ़ेंगे, ज़्यादा उसमें फील मत करिए। फिर हमने इसके ऊपर के क्वेश्चंस की बात करी थी। फिर हमने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर 10⁻⁻10 मीटर लिख रहा हूँ तो इसको हम 1 आर्मस्ट्रॉन्ग भी कहते हैं, एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं, और अगर मैं 10⁻⁻15 मीटर लिख रहा हूँ तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, हाँ, इसको हम 1 फर्मी भी कहते हैं, फर्मी कह लो या फैम्टो कह लो, बात बराबर है। फिजिक्स में आप ये चीज़ें पढ़ते होंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये देखा था कि 10⁻⁹ जो है ये बेसिकली होता है एक एटम का जो रेडियस है, और ये जो है दिस इज न्यूक्लियस का रेडियस, दिस इज न्यूक्लियस का रेडियस। एक बार मैं देख लूँ क्या मैं सही चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी। तो ये एक एटम का रेडियस होता है, एक एटम का कंप्लीट रेडियस जो है दिस इज, एंड इतना मतलब इसमें लेते हैं एग्जैक्टली ये नहीं होता, लेकिन ये जो है ना एंगस्ट्रॉम में आता है, और 10⁻⁻15 में किसी न्यूक्लियस का रेडियस आ जाता है, ठीक है। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमने बात किया था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, पिछले लेक्चर में हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बात किया था, और उससे हमने ये चीज़ निकाला कि जो टोटल एनर्जी होता है वो बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, और जो एनर्जी होता है दैट इज इक्वल्स टू h इंटू म्यू। ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में पिछले लेक्चर में बात करी थी। ये बराबर होता है h इंटू म्यू नॉट, एंड दिस म्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। ये जो है h जो है इट्स प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका आपका वैल्यू आता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और जो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सनलाइट, और ये तो कांस्टेंट ही है, और दिस इज द फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी से अगर आप सनलाइट को डाल रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने मेटल सरफेस से छूट के बाहर आ जाते हैं। और इससे हमें एक और चीज़ पता चला कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ मेटल पे, आपके नेचर ऑफ मेटल पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी मेटल पे आप डालेंगे, कोई भी फ्रीक्वेंसी डाल दी आपका इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैल्शियम, रुबिडियम और पोटेशियम, यही सब कुछ गिने चुने एटम्स हैं जिसके ऊपर
ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है। फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², जो मास है ये इलेक्ट्रॉन का है, वेलोसिटी भी इलेक्ट्रॉन का होता है। आपको इसमें से घुमा फिरा के कैसे भी प्रकार के आपको इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने एक और चीज देखा था कि 1 नैनोमीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है भाई, ये चीज तो हमें क्लियर होगी। उसके बाद हमने ये भी देख लिया, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने किए बढ़िया से, और उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर का ग्राफ देखा। काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के ऊपर ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। हर एक चीज़ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपके। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है कि कुछ दूरी तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकले होते हैं μ0 तक, और उसके बाद सिंपली इस तरीके से स्ट्रेट स्लोप होता है। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ता जाता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ द लाइट की बात करें तो वो एक कांस्टेंट आता है। क्यों? क्योंकि आप भले ही कितना ही इंटेंसिटी आप लाइट का दीजिए, कितने ही देर तक दीजिए, लेकिन जब तक उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं आया तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा ही नहीं भाई साहब। और एक और चीज हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऑलवेज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाँ भाई, जाहिर से बात है, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। शायद आप समझ पाए कि मेटल सरफेस जो है उसके ऊपर हमने वो फ्रीक्वेंसी दिया, इलेक्ट्रॉन निकल के आए, तो जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हरदम इससे आपके लाइट के फ्रीक्वेंसी से छोटा ही रहता है, क्योंकि लाइट का फ्रीक्वेंसी का ही छोटा सा भाग एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। ज़्यादा फील नहीं करना है। उसके बाद हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कल अपना जो पिछले लेक्चर में अपना कहानी रोका हुआ था, तो वहाँ पे थोड़ा सा इनकम्प्लीट में गया था। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर हो जाता है आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल के, मतलब कितना आप मिनिमम अमाउंट ऑफ आप काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो मेटल सरफेस से निकलना बंद कर जाए, या तो अगर चल रहा है तो उसको रोक दिया जाए। तो काइनेटिक एनर्जी अगर उसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा देन दिस इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी अगर उसके पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा तब उसे हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड दिस। ठीक है, अब ये जो चीज है ना, ये हमें अगर वोल्ट में चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है इसे ई के साथ। ई बेसिकली है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, और अगर हमें ये जूल में चाहिए तो इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है उसके साथ। जैसे कि मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो अगर आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया निकल के आए और आपको जूल में चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और वहीं उल्टा कर दीजिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। ठीक है, हाँ जी, बहुत सही, हमने ये बता दिया। उसके बाद हमने बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बात करी थी। ये सारी चीज़ें हमने कल के नहीं प्रीवियस लेक्चर में किया था, आप प्लेलिस्ट केमिस्ट्री का चेक कर सकते हैं। इतने देर हमने क्या बात किया भाई, इतने देर हमने बात किया रिवीजन का। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पहले तो कुछ जेई में पूछ दिए गए सवाल करेंगे, मेंस में पूछे गए सवाल करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है हमें। अब देखिए, सबसे पहला सवाल है कि इफ ये 2014 का सवाल है जी, मेंस में आया हुआ है कि इफ μ0 एंड λ0 एंड लैम्डा बी आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, आप स्किप कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। If λ0 and lambda be threshold wavelength and wavelength of and incident light, the velocity of photoelectrons ejected from the metal surface. The velocity of photoelectrons ejected from the metal surface. ठीक है, तो if λ0 and lambda be the threshold wavelength and the wavelength of incident light, the velocity of photoelectrons जो निकल के आएंगे आपके मेटल सरफेस से क्या होगा। ठीक है भाई, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की फ्रॉम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि एनर्जी टोटल जो है
वो बराबर होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। मानो या मानो, ये बात तो सही है, ठीक है भाई। और एनर्जी टोटल जो है दैट इज h इंटू म्यू, दैट इज विल बी इक्वल्स टू h इंटू म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा। c स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ये आपको क्लास 9 में पढ़ाया जाता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो h बराबर क्या हो जाएगा, c बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू h इंटू सी बाई लैम्डा नॉट। क्यों भाई, c तो आपका कांस्टेंट है भाई, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी बदल दोगे, ये भी कांस्टेंट है। बदला क्या, ये बदला, और प्लस हाफ m v स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। इसी को बस रिलेशन में हमको ला देना है। हम हाफ m v स्क्वायर को यहीं पे छोड़ते हैं। जब हम इसे उस तरफ भेजेंगे तो h c बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाएगा। उसके बाद हम 2 को उधर फेंक देते हैं हवा में ले जाके, तो 2 उधर गया। उसके बाद मास को नीचे फेंक दो तो मास नीचे आ गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम एच सी क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू हमारा वेलोसिटी आ गया। इसको जब आप अंडर रूट में ले लोगे तो ये स्क्वायर जो है इधर कूद के आ जाएगा। सही है भाई। अच्छा, आपको हो सकता है ये डायरेक्टली ऑप्शन में मिले, या फिर आपको ऑप्शन ये मिल सकता है कि आपको इसका एलसीएम लेना हो। तो एलसीएम आप सिंपली इसका ले लेंगे, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ पर आपको 2hc बाई m अंडर रूट आपका वेलोसिटी आ जाएगा। मैंने क्या किया, एलसीएम लिया। इन दोनों का जब मैंने एलसीएम लिया था तो ये कुछ इस प्रकार का हमारे पास रिलेशन बन के तैयार हो गया। ठीक है भाई, बहुत सही। तो पहला क्वेश्चन आसान है, अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो जरूर आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। मैं थोड़ा सा एकदम लिटिल बिट मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ रहा हूँ, ज़्यादा फालतू की बातें नहीं होंगी आज। तो देखिए, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन सरफेस ऑफ केशियम। तो लाइट का हमें जो है वो वेवलेंथ दे दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। बहुत सही भाई, क्या दिक्कत है, मतलब केशियम के सरफेस पे गिर रहा है, किसी के भी सरफेस पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जो निकले हैं, और क्रिटिकल वेवलेंथ हमें दे दिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन केशियम इज 600 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब लोगों को ये क्रिटिकल वेवलेंथ समझ नहीं आता। अरे भाई, क्रिटिकल एक तो आपको वेवलेंथ दे दिया लाइट का, बाकी जो वेवलेंथ बचा वो तो थ्रेशोल्ड ही वेवलेंथ होगा ना भाई। बाकी जो वेवलेंथ बचा वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही होगा ना। क्रिटिकल वेवलेंथ बेसिकली क्या होता है कि वो वेवलेंथ जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जिसने मदद किया, दैट इज नोन एज क्रिटिकल वेवलेंथ। ये बात क्लियर है। बाकी आप इसे गैस इस तरीके से कर सकते हो कि लाइट का वेवलेंथ दे ही दिया तो बाकी थ्रेशोल्ड ही वेवलेंथ देगा हमें। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। हमें पता है एनर्जी टोटल बराबर हो जाता है एनर्जी थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी की। यानी एनर्जी टोटल में से जब मैंने एनर्जी थ्रेशोल्ड में माइनस करूंगा, मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलकर तैयार हो जाएगा। एनर्जी थ्रेशोल्ड क्या है, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इसको मैं नहीं तोड़ूंगा छोटे फॉर्म में, क्यों, क्योंकि मुझे डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी पूछा है। वेलोसिटी वगैरह कुछ पूछता तो हम आराम से कर लेते भाई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एच सी जो है वो कांस्टेंट चीज है, इसको मैंने बाहर लिया। 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। मैं आपको सिंप्लीफाई करके कर रहा हूं ताकि आप इजीली इसे सॉल्व कर पाए। सॉल्व तो आप ही को करना है। अब उसके बाद आपको एलसीएम ले लेना है भाई साहब। एलसीएम जब ले लेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और यहाँ पर एच सी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर करते हैं। अब देखो एच का क्या वैल्यू होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। जब तक क्वेश्चन में मेंशन्ड ना हो कि एच का वैल्यू 6.6 लो या 6.5 लो, कुछ भी लो, तब तक आपको वैल्यू कंप्लीट इसमें रखना होगा। ये वैल्यू आपको रखना है, तभी क्वेश्चन सही होगा। सी का जो वैल्यू होता है वो होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके अभी आप यूनिट्स में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि यूनिट्स लेंगे तो लंबा कैलकुलेशन पहले से है, यूनिट्स में हालत खराब हो जाएगी। और इसको मैं नीचे में लिख देता हूँ इस पार्ट को। लैम्डा नॉट हमारे पास क्या है, देख लो भाई, लैम्डा नॉट ये है। अब ध्यान रखिएगा, ये जो है ये मीटर पर सेकंड में है, होगा ना भाई। 3 इंटू 10⁻ मीटर पर सेकंड इतना हमारे पास है। और ये जो है हमें आंगस्ट्रॉम में दे रखा है,
और हमें पता है कि 1 आर्मस्ट्रांग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर को, यानी इसमें जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁻10 मीटर में मुझे आंसर मिल जाएगा। याद है बात? ठीक है, तो यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻⁻10 मीटर में आपको आंसर मिल गया। अब सिंपली क्या कर लीजिए भाई, माइनस करिए, माइनस कर देना हमें किसके साथ भाई साहब, इसके साथ 4000 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 और डिवाइडेड बाई क्या है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है ये, बहुत सही, क्या दिक्कत, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस सॉरी मल्टीप्लाई हमें करना है। चलिए भाई ये आपने कर लिया। उसके बाद इसको मैं अभी h से ही मान लेता हूं, आपको और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं। यहां पर आप 10⁻⁻10 को ऊपर में आप कॉमन लीजिए, तो आपका 6600 400 आया 000 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी आप क्या कर लीजिए 10⁻⁻10 अगर आप कॉमन में ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 6600, ठीक है। नहीं जी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई अब क्या कर लीजिए 10⁻⁻20 कर लीजिए, सिंपल सी बात भाई। आपने क्या किया, इसे 10⁻⁻20 कर लिया, इनको अलग से क्या कर लिया, बेस सेम है जी, बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या होता है, पावर ऐड होते हैं, पावर जब ऐड होंगे तो 10⁻⁻20 होगा। मैंने उसे एक तरफ लिखा, उसके बाद ये कर लिया, ठीक है, उसके बाद ये कर लिया। अब आपका जिम्मेदारी है कि आप इसे बढ़िया से सॉल्व करिए, और ये क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 2 के आंसर के साथ JMJ कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कैलकुलेटर इस्तेमाल करिए, जो भी इस्तेमाल करिए, इट्स योर विश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे एक 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं घुमा फिरा के, कि व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हमें पूछा है वर्क फंक्शन, क्या पूछा, वर्क फंक्शन। मैंने पहले बताया था कि वर्क फंक्शन कह लो, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लो, बात बराबर है, बात बराबर है। तो वर्क फंक्शन क्या होगा हमसे पूछ दिया, बहुत सही। इफ लाइट ऑफ अ मेटल ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम, हमें दे दिया कि लाइट का वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, लाइट ऑफ वेवलेंथ इज इतना एंगस्ट्रॉम, और ये जनरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स का जिसका वेलोसिटी होता है 6 × 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। देख लो, इतना हमें चीजें दे दिया है, ठीक है। तो हमें पता है कि एनर्जी टोटल बराबर होता है एनर्जी थ्रेशोल्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये तो हमें पता है। एनर्जी थ्रेशोल्ड क्या है भाई, hc/λ, hc का हमें वैल्यू पता है, लैम्डा भी हमें पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें डायरेक्टली थ्रेशोल्ड एनर्जी निकालना है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को उधर भेज दिया। तो hc/λ का वैल्यू रखिए यहाँ पर 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग इंटू 10⁻⁻10। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे मैंने किया ये चीज़, ठीक है। और आपको माइनस कर देना इसे काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको m लेना है। और जब तक मैंने देख रहा था क्वेश्चन में मेंशन है या नहीं, क्वेश्चन में जब तक मेंशन ना हो तब तक आपको रियल वैल्यू लेना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है। हाफ, उसके बाद mv², अरे यार हाफ ऊपर लीजिए, हाँ 9.1 × 10⁻31 इंटू m, m क्या है आपके पास, मास है, उसके बाद v², v² क्या है, यही आपको कैलकुलेट, नहीं वेलोसिटी हमें दे रखा है, तो 6 × 10⁵ और इसको होल स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा थ्रेशोल्ड एनर्जी कह लीजिए या वर्क फंक्शन कह लीजिए। अब देख रहे हैं, देख के तो डर लग रहा है भाई, जाहिर सी बात है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, 2019 में आया है तो आपके क्या कहा जाए, देख लीजिए, सॉल्व करने का मन हो कर लीजिए, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उसके बाद ऐसा ही एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारी जिक्र हुई, हाँ ये सही क्वेश्चन है 2018 का, लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कि इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल, इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल
इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग 0.5 वोल्ट। ठीक है, मतलब हमें बोल दिया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इट्स 0.5 वोल्ट। मतलब हमें बोला कि जो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आया उसे हम 0.5 वोल्ट जब देंगे तब उसे हम स्टॉप कर लेंगे, यानी दिस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हेन रेडिएशन ऑफ 250 नैनोमीटर, रेडिएशन हमें दे दिया 250 नैनोमीटर इज यूज्ड, देन द वर्क फंक्शन इज, वर्क फंक्शन उस मेटल का क्या होगा? वर्क फंक्शन में बताया था थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। तो देखिए एनर्जी टोटल क्या होता है? थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान दीजिए एनर्जी टोटल क्या है? hc बाई लैम्डा। मैंने बताया था इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करें? 250 इंटू 10⁻⁹ मीटर। क्यों? क्योंकि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ होता है मीटर में। ठीक है, एनर्जी थ्रेशोल्ड ही हमें चुपचाप कैलकुलेट करना है, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी थ्रेशोल्ड। डायरेक्टली मैंने लिख दिया एक स्टेप में, देखिए मर मत जाइएगा। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी उधर भागा तो ये माइनस में आ गया, इतना ऐसा आना चाहिए। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी तो हमें दिया है नहीं, हमें तो दिया है स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसीलिए हर एक लेक्चर देखा जाता है। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, मैंने बताया था इनटू ई। ठीक है, अगर आपको वोल्ट में चाहिए तो इनटू ई कर दो, वोल्ट में चाहिए तो इनटू ई कर दो। और मैं मजे की बात बताऊं तो आपको जो ऑप्शन है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही मिला है, तो आपको तो ये वोल्ट में चाहिए नहीं होगा, तो डायरेक्टली ये हटा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं अभी के लिए रख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, मैंने क्या बोला? ऑप्शंस जो है ना उसमें सारे ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं, ऑप्शंस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हैं। ऑप्शंस में आपको बता देता हूं, एक ऑप्शन है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ऑप्शन है आपके पास 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ऑप्शन है आपके पास 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक ऑप्शन है आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऑप्शंस आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए। हम काइनेटिक एनर्जी में ई के साथ मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि हमें आंसर वोल्ट में मिल जाए, लेकिन हमें ऑप्शन ही वोल्ट में मिला तो इसकी जरूरत नहीं है, इसको वोल्ट में ही छोड़ दो। ठीक है, वोल्ट में ही छोड़ दो। हमने क्या किया? काइनेटिक एनर्जी बराबर कर दिया वोल्टेज के, यानी 0.5 के। ठीक है, अब यहां पर वोल्टेज दिया है, यहां पर वोल्टेज दिया है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में, जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। ये वोल्टेज है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा जूल में। उसको मुझे डिवाइड करना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ, तब मेरा आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझे? किस किस को ये बात समझ में आई? ठीक है, किस किस को ये बात समझ में आई बताइए। जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमने वोल्टेज में ले लिया, वी में ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी इनटू ई करना था, यहाँ पे ई के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। उसीलिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस स्टेप को आपको हटाना है तो मैं डायरेक्टली इसे हटा देता हूं और ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरा आंसर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाएगा। अभी भी कितनों को समझ में नहीं आया होगा? अब देखिए, मुझे पोटेंशियल दे दिया वोल्ट में, ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब मुझे ये वोल्ट में चाहिए, उसीलिए तो मैं काइनेटिक एनर्जी को मल्टीप्लाई करता हूं ई के साथ, लेकिन मुझे पहले से ही ये वोल्ट में दिया हुआ है तो डायरेक्टली मैं इसका वैल्यू रखूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। समझे? नहीं भी समझे तो कोई बात नहीं। चलिए भाई साहब, अब हम करने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। शायद इतने क्वेश्चंस काफ़ी रहेंगे। ठीक है, शायद इतने क्वेश्चंस काफ़ी रहेंगे आपके लिए। अब शुरू करते हैं भाई साहब बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए भाई साहब, शुरू करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए बोहर ने क्या दिमाग लगाया, उससे पहले एक और चीज हम देख लेते हैं। अब ना
थोड़ा सा ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप जिम गए, ठीक है, आप जिम गए, मान लीजिए यार वीडियो देख लीजिए जिम का, जिम नहीं जाना तो ये आपका हाथ है, थोड़ा सा तगड़ा बना दिया जाए, यहाँ पर ये 6 पैक डाल दिया जाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और यहाँ पर बॉडी वॉडी सब है मस्त, ठीक है, ये बॉडी है आपका, ये देखिए। हाँ, तो हाथ में आपने क्या पकड़ा हुआ भाई, वो लिया है, वो रस्सी होता है ना, आप क्या कर रहे हैं, रस्सी को कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस होता है ना हाथ को एकदम मस्त से तगड़ा करने की, तो आपने उसे किया। आप जब भी देखेंगे तो रस्सी कुछ इस प्रकार से होगी, आप जब भी देखेंगे तो रस्सी कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब शुरुआत में ज्यादा उसका फ्रीक्वेंसी होगा, अंत में जाकर वो धीरे 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 उसका जो फ्रीक्वेंसी कम होता जाएगा, आपको दिखेगा ये चीज। वीडियो आप क्लिप करके देखिए, वर्कआउट वाला जो भी उसका नाम है मुझे पता नहीं, कमेंट करने में बताओ आपको, तो आप देखेंगे तो पहली शुरुआत में फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तर 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 तर, और धीरे धीरे जाके कम हो जाती है एंड वाले में। ये हरदम बात याद रखिए, फील हुआ या नहीं हुआ। इसी तरीके से हमारा कुछ जो है ना, आपका जो कॉस्मिक रे, यूवी रे, एक्स रे, फलान रे, सब कुछ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जैसे जैसे आप दूर उधर जा रहे हैं, आपका फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, डिक्रीज, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप इधर आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी आपका कर रहा है इंक्रीज। जैसे जैसे आप जा रहे हैं, यहां पर देखिए वेवलेंथ इसका कितना है, लैम्डा, और यहां पर देखिए वेवलेंथ इसका कितना है, लैम्डा डैश। लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब वेवलेंथ भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप उधर जा रहे हो इसका वेवलेंथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप इधर जा रहे हो इसका वेवलेंथ घट रहा है। या फिर आप इससे इमेजिन कर लिए कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो जहां फ्रीक्वेंसी बढ़ा वेवलेंथ घटा, फ्रीक्वेंसी घटा वेवलेंथ बढ़ा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, एनर्जी क्या होता है, h इंटू म्यू, h इंटू म्यू, और म्यू ही तो फ्रीक्वेंसी है। मुझे बेटर रहेगा कि मैं उसको म्यू ही लिखूं, ठीक है, f लिखने की आदत हो गई है ना, फ्रीक्वेंसी क्लास 9-10 में तो f से ही हम ज्यादातर देखते रहते। हाँ, तो h इंटू म्यू होता है। तो जहां आपका फ्रीक्वेंसी ज्यादा वहां एनर्जी ज्यादा, बिकॉज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। इसी के कॉन्सेप्ट पे तो प्लैंक ने अपना थ्योरी दिया था। तो जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी कम, फ्रीक्वेंसी कम, यानी अगर यहां पर फ्रीक्वेंसी कम है यानी यहां पर एनर्जी भी, और यहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी एनर्जी भी ज्यादा होगा। बताओ किस किस को ये बात समझ में आई भाई, ये बता दो किस किस को ये बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आता है आपका कॉस्मिक रे। इसे आप बुक से कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता, मुझे हर एक पूरा वो नहीं है। उसके बाद आपका आता है गामा रे, उसके बाद आता है एक्स रे, उसके बाद आता है यूवी रे, उसके बाद आपका आता है विजिबल स्पेक्ट्रम कह लो, विजिबल रेंज कह लो, विजिबल रे कह लो। उसके बाद आपका आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है माइक्रोवेव, उसके बाद आपका आता है रेडियो वेव। ये अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, सी, ठीक है। इसका कुछ मैंने एक टाइम में अपना वो बनाया था, ठीक है। इसको आप किसी तरीके से कोगा एक्स यू वी, किसी तरीके से आप क्या कर लीजिए, एक निमोनिक बनाइए, ठीक है। निमोनिक बेसिकली मुझे बढ़िया बढ़िया पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसमें ज़्यादा निमोनिक की जरूरत नहीं पड़ती, कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो याद रखिए, अगर आपको किसी तरीके से ये फंडा याद है तो आप निकाल लेंगे कि भाई किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, किसकी फ्रीक्वेंसी कम। अगर मैं कह रहा हूं कि गामा रे और यूवी रे में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, अब इससे ध्यान नहीं लगाना है, अब दिमाग लगाओ। गामा रे और यूवी रे में किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो पहले ही आप सड़क से बोलेंगे कि वो वाला एग्जांपल, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ज्यादा फिर कम। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी, इसकी, और इसकी कम। एनर्जी ज्यादा इसकी, इसकी कम। वेवलेंथ ज्यादा यूवी रे की, लेकिन इसकी वेवलेंथ कम। सही है, बहुत सही भाई, ये चीज आपको क्लियर हो। क्यों? क्योंकि ये चीज अभी आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, यही चीज आएगा भाई, ठीक है।
लंबा लेक्चर है, पहले ही बता रहा हूँ। जैसे ही विजिबल रे और इंफ्रारेड की बात करें, इन तीनों की बात करें, अभी हम इन तीनों की अगर हम बात करते हैं, अब बताना भाई किसका एनर्जी ज्यादा इसमें से, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा? यूवी रे का। क्यों? क्योंकि ये पहले आ रहा है, जो पहले उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जो बाद में फ्रीक्वेंसी कम, यानी फ्रीक्वेंसी यूवी रे का ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी इसका कम होगा। इनके कंपैरिजन में एनर्जी यूवी रे का ज्यादा होगा और इंफ्रारेड का कम होगा। विजिबल रे का एनर्जी यूवी रे के रिलेशन में, उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा। ये चीज आपको क्लियर होगी। बुक में एक बार देख लीजिएगा, ये टेबल बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये फिजिक्स में भी बड़ा आता है सर, और बोर्ड्स में तो दबा दबा के इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं तो बता रहा हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री में ना दिखे तो फिजिक्स में तो ये दिखेगा। अब बात करते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। क्या कहा था बोहर ने, क्या दिमाग लगाया था उन्होंने? देखिए मेन तो बात है, नील बोहर ने ना भाई साहब एक तरीके से बहुत कुछ इन्होंने कह दिया था, मतलब तगड़े साइंटिस्ट थे। बाकी सब आप साइंटिस्ट देखेंगे तो कुछ एक दो इक्वेशन, अपना फार्मूला ये सब बता के साइड हो लिया, लेकिन इन्होंने भाई साहब पूरा एक चिट्ठा खोल दिया, लो ये फार्मूले का, समझ जाओ। तो उन्होंने दिमाग लगाया रदरफोर्ड के ऊपर। रदरफोर्ड बोल रहे थे कि यार ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी अपना घूमते घूमते छोड़ेगा, कहीं ना कहीं जब घूमेगा घूमेगा वो जाके न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने दिमाग लगा कि ऐसा तो होता नहीं है भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इलेक्ट्रॉन घूम के गिर जाए, तो होता क्या होगा। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का जो सबसे माइन्यूट पार्टिकल है दैट इज एटम, उसके अंदर भी जो माइन्यूट पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फलान ढिमकान, ब्रह्मांड तो एक ही है। तो इस ब्रह्मांड का अगर मैं जूम आउट करता जाऊं तो मैं अगर बहुत ही जूम आउट लेवल पे उसे देखूं तो यार एक बीच में होता है सन। क्या होता है? सन। सन कह लीजिए, सूरज भगवान कह लीजिए, बात बराबर है भाई। और उसके आसपास जो हैं अर्थ हो गया, फलान ढिमकान, जो भी प्लैनेट्स हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, वो रिवॉल्व करती रहती हैं। जो आपका ये है रिवॉल्व करता रहता है। अब भैया एलिप्स में ये जो है आपका रिवॉल्व करता है, लेकिन ये किसी भी एंगल से एलिप्स लग नहीं रहा है, फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के लिए मान लो सर्कुलर मोशन है, अभी के लिए फिजिक्स तो याद करनी पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए मान लो यार कि सर्कुलर मोशन में, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन हाँ भाई एलिप्स में है कि कैसे है। फील करवा रहा हूँ मैं आपको, बाकी तो पढ़ना तो भी है, क्वेश्चंस तो बहुत सारे करते हैं, फॉर्मूला बहुत सारे करते हैं, लेकिन फील करिए नील बोहर ने कहा क्या था। उन्होंने कहा था कि यार सन इज अ लार्ज बॉडी, और अगर आपने क्लास 11 में ग्रेविटेशन पढ़ा हो या फिर क्लास 9 में भी थोड़ा सा पढ़ लिया हो, तो सन खींचता है अपने आसपास सारी चीजों को। अरे सन ही क्या, दुनिया का हर एक पार्टिकल, मोबाइल से लेके ये छोटा सा ये जो है कैप से लेके इस पेन से लेके सब कुछ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका फॉर्मूला होता है Gm² अपॉन R², या फिर कह लो M1 M2 अपॉन R², यही फोर्स लगता है। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन्हें अपने फोर्स से खींच रहा है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। सन तो बहुत बड़ा पार्टिकल है भाई, बहुत बड़ा, ठीक है, स्टार से बड़ा नहीं लेकिन बहुत बड़ा, लेकिन अर्थ उसके सामने कंपैरिजन में छोटा है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि सन बहुत बड़ा है, इसमें ज्यादा फोर्स लगा दिया तो अर्थ इसमें गिर जाए, जो कि रदरफोर्ड कहना चाहते थे। ये तो चीज हो नहीं रहा, अर्थ तो रिवॉल्व कर ही रहा है, ठीक है, अर्थ तो रिवॉल्व कर ही रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि फिजिक्स में जब आप जाते हैं तो कोई भी बॉडी जब एक सर्कुलर मोशन मार रहा होता है तो एक उसका एक अंदर में फोर्स लगता है और एक बाहर में फोर्स लगता है, एक अंदर में फोर्स लगता है और एक बाहर में फोर्स लगता है। एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। दोनों फोर्स बराबर होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv²/r। थोड़ा सा पढ़ा होगा आपने तो याद होगा, नहीं तो यहां पर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अभी आने वाला है, ठीक।
और इसी के चलते एक फोर्स बाहर लगा, भले यहां से ग्रेविटेशन आ रहा है, फोर्स इक्वलाइज हो जा रहे हैं, फोर्स दोनों इक्वलाइज हो जा रहे हैं, मस्त अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे होंगे। यही दिमाग उन्होंने लगा कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑब्जेक्ट्स में ये चीज लग रही है, सेलेस्टियल बॉडीज में ये चीज लग रही है, तो ये चीज क्यों नहीं सबसे माइन्यूट पार्टिकल्स में लगे, यानी एटम के अंदर क्यों नहीं ये चीज लग सकती। अब इस चीज को मैं आपको फील करवाता हूं, एक एक्सपेरिमेंट, देखा जाए पोपट होता है कि नहीं, एक एक्सपेरिमेंट करवाते हैं। हाँ भाई, तो अब देखिए यहाँ पर है मेरे पास एक बोतल जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, देख लीजिए पानी इसके अंदर है, थोड़ा सा हाथ भी गिरा दूँ, देखिए पानी है भाई, तो संग तेरे पानी और सब बाहर बहता चला है। चलिए, तो ढक्कन खाली है, ढक्कन भरा नहीं, ढक्कन निकला हुआ है। अब मैं जब इस बोतल को पकड़ूं और मैं इस तरह से पकड़ा हुआ है, ये नहीं कि ऐसे कर दिया, नहीं, इस तरह से पकड़ा हुआ है। जब मैं यहाँ से फिक्स एक्सिस पे से जब मैं गोल घुमाता हूँ, देख लिया, जब मैं इसे गोल घुमाता हूँ, देख लीजिए पूरा ये उल्टा, जल्दी करना होगा ना, जब इस तरह से गोल घुमाया तब इसमें से पानी नहीं निकला। देखिए जब मैंने इसे गोल घुमाया तब इसमें से पानी नहीं निकला, पानी नहीं गिरा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के। समझे? बहुत सही। अब आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं ग्लास लेके भी। ग्लास में आधा ग्लास पानी भरिए और लेके जल्दी से सड़क से उल्टा करके इसे घुमाइए, उल्टा करते घुमा दीजिए, उसमें से पानी नहीं गिरेगा। देख के देखिए एक बार और ट्राई करिएगा, पानी ना गिरा तो कमेंट कर दिएगा JMJ। अब शुरू करते हैं भाई कि बोहर ने क्या कहा था। चलिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ये है न्यूक्लियस, ये है इलेक्ट्रॉन, गोल गोल चक्कर काट रहा है, गोल गोल चक्कर काट रहा है। बहुत सही, क्या दिक्कत है? अरे ये क्या हो गया, होता रहता है। चलिए, तो जो इलेक्ट्रॉन है, हाँ, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास आकर्षित करेगा। आ जा बेटा, क्यों? क्योंकि इसके पास है पॉजिटिव चार्ज। और जो फोर्स चार्जेस एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये चीज हमने पढ़ा है भाई, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, आप पढ़ोगे 12th में जाओगे तो। और जो इलेक्ट्रॉन है उस तरीके से अपोजिट फोर्स से वो बाहर भागेगा, एंड दैट फोर्स विल बी mv स्क्वायर अपॉन R, mv स्क्वायर अपॉन R। समझे बात? यानी KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन R के। क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल है, तभी तो इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन में घूम पा रहा है। यही उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने क्या कर दिया, लो भाई हमारा फॉर्मूला बन के तैयार, mv स्क्वायर बराबर आ गया KQ1 Q2 अपॉन R। अब ये बहुत सारे अभी फॉर्मूले आने वाले हैं, बार बार आपको इस फॉर्मूले को लिखना होगा, तब दिमाग में बस जाएगा, खून में बसाना होगा। फॉर्मूला नंबर 1 लिख लीजिए भाई साहब, फॉर्मूला नंबर 1 इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूं जो किताबी भाषा है कि बोहर assumed that an element is just like, that an atom is just like the solar system where the nucleus of an atom is just like the sun, ठीक है, at the center of the solar system। पहले चीज उन्होंने ये कह दिया। और उन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, जैसे सन के अराउंड सेलेस्टियल बॉडीज रिवॉल्व करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, देन इट एक्सपीरियंसेस टू इक्वल फोर्सेस, एक दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द अदर इज आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। जब इनको बराबर करते हैं, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी गेट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चंस में यूज होता है। अच्छा, आपको पता होगा कि K का वैल्यू 9.1 into 10⁹ है, ठीक है। बात क्लियर होगी भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक चीज है जो काफी लोगों को समझ नहीं आती। जिस भी शेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, उस शेल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो मल्टीपल होगा h/2π के।
उस शेल का मल्टीपल होगा h/2 के। एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई? एंगुलर मोमेंटम तो फिजिक्स में आप पढ़ोगे, यहां तो बता नहीं सकते। ये मैं बता सकता हूं कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एंगल को हमने मान लिया r, कितना वो घूमा, एंगुलर मोमेंटम। तो जिस भी शेल में, इसको हम कह रहे हैं शेल, तो जिस भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, अगर मुझे वो शेल जानना है तो वो बराबर होगा इसके मल्टीपल के। बोले तो जब मैं mv/r को डिवाइड कर दूं, इनका जब रेशियो लूं, तो वो रेशियो एक n आता है, एंड दिस n इज अ इंटीजर। दिस n इज अ इंटीजर। इंटीजर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, होल नंबर कह लो, आगे आप पढ़ोगे बढ़िया से। बस इंटीजर अभी के लिए ध्यान रखिए। अरे यार सिंपल सी बात है, मैं या तो शेल 1 में रह सकता हूं या शेल 2 में रह सकता हूं। 1.5 शेल होता है क्या? कहीं सुना है क्या? नहीं होता। बस यही बात करता हूं। और ये जो रिलेशन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी का डायरेक्ट चीज आपको दिखेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। ये चीज याद रहेगी, याद रहेगी। फिर से मैं बताता हूं कि इलेक्ट्रॉन moves in that orbit where the angular momentum of an electron is the multiple, it is the multiple of the integer with h/2π। ठीक है, ये एक इंटीजर आना चाहिए बस। और यहीं से ये चीज क्लियर होती है। ये जो नंबर ऑफ शेल है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जब आप क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जब मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाऊंगा, यही चीज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और क्वेश्चन पूछा गया था जेईई में 1987 में। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए किस साइंटिस्ट ने सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था और किस एक्सपेरिमेंट में दिया था। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि बोहर्स ऑर्बिट एटॉमिक मॉडल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पहला बार जिक्र किया गया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक रिलेशन आने वाला है। देखिए, हमने देखा कि mvr बराबर होता है h/2π मल्टीप्लाइड बाई n के। जब मैं इनका स्क्वायर करता हूं, जब मैं इनका स्क्वायर करता हूं, ठीक है, स्क्वायर कर रहा हूं ना, ठीक है, तब क्या आ जाएगा? ये m² v² r² बराबर h² 4π² इंटू n² आ रहा है। 4π² इंटू n² आ रहा है। अब जब मैं mv² को यहीं पर छोड़ दे रहा हूं और एक m को मैं नीचे भेज रहा हूं, r² को नीचे भेज रहा हूं, ठीक है, और इसके साथ हमारे ऊपर में h² है, ये यहां पर हमारे पास 4π² है, इंटू में n² है। ठीक है, mv² को मैंने ऊपर भेजा, एक m को नीचे भेजा, r को नीचे भेजा, ये इधर है, ये इधर है, ये इधर है। तब मुझे पता चला कि एक मजेदार चीज हो गई। तब मुझे पता, अब आपको जरूरी नहीं है ये याद हो, मैं बता रहा हूं कहां से आया ये, आपको जरूरी नहीं है याद हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दिमाग में बस गया तो बहुत सही है ये। तब आपको याद पता चला कि मैंने पिछले रिलेशन में देखा था इक्वेशन 1 में कि mv² बराबर होता है kq1q2/r के। यही हमने देखा था ना भाई, बहुत से। तो मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल्स टू दिस। ये दूसरा हमारा चीज है जो उन्होंने कहा था, पोस्टुलेट। ठीक है, हाँ। तो मैं क्या करूंगा कि kq1q2/r को इक्वेट कर दूंगा h² mr² 4π² इंटू n²। r से r एक गया, मैंने r को ऊपर भेजा क्योंकि मुझे रेडियस निकालना है। h² यहां पर है डिवाइडेड बाई, ठीक है, r को मैंने ऊपर भेजा है, h² यहीं पर है, kq1q2 नीचे आ गया, kq1q2 नीचे आ गया। ठीक है, उसके साथ यहां पर m r ऊपर गया, 4π² पहले से इंटू n²। क्लियर है बात? अब देखिए, अब एक और चीज जो मुझे पहले बताना चाहिए था, kq1q2/r। ठीक, q1 क्या है? चार्ज है। q2 क्या है? चार्ज है। q1 चार्ज है न्यूक्लियस का, q2 चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है?
Q1 चार्ज है न्यूक्लियस का, Q2 चार्ज है इलेक्ट्रॉन का। क्लियर है? चार्ज में अगर न्यूक्लियस की बात करूं तो वो होगा एटॉमिक नंबर इंटू ई। ध्यान देना, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस की बात करूं तो वो आएगा एटॉमिक नंबर इंटू ई। ई क्या है? 1.32 10 to the power -19 कूलम। और Z क्या है? एटॉमिक नंबर है जिस भी एटम का वो न्यूक्लियस है। और Q2 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। Q2 क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑल्सो ई। तो मैं इसे लिख सकता हूं ZE², तो KZE² अपॉन R। अब से ये आपका फॉर्मूला रहेगा। यहां पर K Q1 Q2 के बदले मैंने क्या लिख दिया? ZE², ठीक है, KZE² अपॉन R। R आपका यहां पर आ गया। Q1 Q2 के बदले याद रखना है KZE²। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर मैंने देखा कि R यहां पर है भाई, H² यहां पर है, K को मैंने अलग लिखा। ये सारे कांस्टेंट है ना। E² भी एक कांस्टेंट है, मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास आप नहीं बदल सकते, चार्ज नहीं बदल सकते। 4π² जो है ये भी आप नहीं बदल सकते। ठीक है, और यहां पर n² बाई यहां पर क्या है? Z। ठीक है, n² Z। यहां पर थोड़ा सा हौच पौच हो रहा होगा, अभी के लिए मैं यहां पे मिटा रहा हूं। ठीक है, यहां पर आप ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया कि एक कांस्टेंट को इस जगह लिया, n² Z को एक जगह लिया। इतना डिटेल में शायद आपको कहीं दिखे सर, मैं आपको याद करा रहा हूं, समझा रहा हूं कि आया कहां से रिलेशन। अब ये सारे कांस्टेंट हैं। अब मेरे पास अगर कैलकुलेटर होता तो इसको मैं कैलकुलेट करता आपके सामने, और जो वैल्यू है एक बार आप कैलकुलेट करके देखिए, तब ज्यादा फील आएगा। अरे यार क्या हो गया? अरे भाई साहब कुछ और नहीं था ना, H² था शायद। ठीक है, हाँ देख लीजिए, कुछ और है तो करेक्ट कर लीजिएगा, उसके मिट गया शायद गलती से। ठीक है, अब देखिए, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा R का वैल्यू आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.53 इंटू 10⁻⁻10 और n²/Z। देख लो भाई, इतना सब आपको याद हो या ना हो, उसकी ऐसी की तैसी आपको ये याद रहना चाहिए, रेडियस का फॉर्मूला। भाई साहब, रेडियस का फॉर्मूला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है, उसके रेडियस का फॉर्मूला ये निकल के आ जाता है। याद रखना है इसे, मैं कह रहा हूं इसे याद रखना पड़ेगा, नहीं करोगे आपका घाटा। अब मैंने देखा कि यार 10⁻⁻10 को मैं एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूं, तो मैंने कह दिया चलो सर, रेडियस बराबर हो जाएगा n²/Z आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी, रेडियस हो जाएगा 0.53 n²/Z आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चीज़ याद रहेगी, इसे लिख लीजिए, माथे पे चिपका लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक फार्मूला शीट आपको मिलेगा, ठीक है, उसकी चिंता ना करिए, एक फार्मूला शीट मिलेगा और उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको लिखते रहना है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, रिलेशन आपने क्या निकाला ना, आपने देखा कि R बराबर है 0.53 n²/Z के, यानी रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। मैंने देखा, इसका मतलब जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर होता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं अपना नंबर ऑफ शेल बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा रेडियस बढ़ता जाएगा, या न्यूक्लियस से मैं दूर होता जाऊंगा, तो जाहिर सी बात है यार, क्लियर हो गया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर के, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना कम रेडियस। ये सब रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला आता है, आप आराम से निकाल लोगे, इसका याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला आना चाहिए बस। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन ज्यादा होगा, ज्यादा प्रोटॉन यानी ज्यादा एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन ज्यादा तो न्यूक्लियस का साइज ज्यादा, न्यूक्लियस का साइज ज्यादा तो यार रेडियस तो कम हो गया। थोड़ा सा फील करके देखिए एक बार, ठीक है, बहुत सही। क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, ये आपको पूछेगा कि मान लीजिए फॉर लिथियम 2+ आयन, फोर्थ शेल में एक जो इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस निकाल लो, तो क्या आ जाएगा 0.53 इंटू n², यानी n क्या है हमारे पास 4 है, उसका स्क्वायर अपॉन Z लिथियम का एटॉमिक नंबर। ये आराम से निकाल लो यार, क्या दिक्कत है, आराम से निकाल लीजिए यार, क्या दिक्कत है। आपसे बोला फॉर हाइड्रोजन एटम, आपके जो क्या कहलाता है यार, क्वेश्चन देख लिया जाए, आपका जो n है वो आपका जो ऑर्बिट है, जो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है
वो फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, वो फिफ्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका रेडियस निकाल लो। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा 0.53 इंटू फिफ्थ ऑर्बिट, यानी शेल क्या है 5 है, यानी 5 का स्क्वायर अपॉन जेड 1। जेड क्या है एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे सवाल आपको दिखेंगे, या फिर मिक्स सवाल उसमें से एक आपको रेडियस पूछ देगा। ठीक है, अब हर एक तरीके से मैं आपको जेईई के लिए तैयार कर रहा हूं। उसमें से अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है, रिलेशन पूछता है। छोटे छोटे क्वेश्चंस दिखेंगे आपसे गलत होते हैं, उसका कारण ये है कि रेडियस ऑफ ए आपको दे देगा, मान लीजिए वो है 0.53 इंटू NA² अपॉन ZA, और रेडियस ऑफ बी आपको दे देगा, बी क्या है यार, मतलब ए मेरे पास एक आपके पास ए कोई और एटम है, बी कोई और एटम है। ठीक है, ए कोई और एटम है और बी कोई और एटम है, तो रेडियस ऑफ बी मेरे पास हो जाएगा 0.53 इंटू NB² अपॉन ZB। अब आपसे पूछेगा कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ ए अपॉन रेशियो ऑफ ए अपॉन बी, बताइए रेडियस ऑफ ए अपॉन बी का रेशियो आपको बताना है। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा बताइए, 0.53 मल्टीप्लाइड बाई NA² अपॉन ZA। अब क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 0.53 इंटू NB² अपॉन ZB, ये आपका आ जाएगा NA अपॉन NB का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ZB अपॉन ZA। बहुत इंपॉर्टेंट ये एक रिलेशन है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तब आप ये इस तरीके से चुटकी में निकालेंगे। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एडवांस में छोटे छोटे क्वेश्चंस मेंस में ऐसे पूछ दिए जाते हैं, आपसे गलत होता है। आपसे पूछेगा कि रेडियस ऑफ एटम ए एंड रेडियस ऑफ एटम बी इज दिस, तो आपको रिलेशन निकालना है, ये आपको याद रहेगा। नहीं याद रहेगा तो ये याद रहेगा, उसके हिसाब से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, मैंने देखा ZA अपॉन ZB है, उल्टा चला जाएगा, NA अपॉन NB इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, चलिए अब क्या किया जाए भाई, तो आज हम सारे फॉर्मूले देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस तो नहीं लेकिन सारे फॉर्मूले। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैंने देखा कि रिलेशन क्या है, किसी भी mv² बराबर kz² अपॉन r मैंने देखा, वो रिलेशन निकाला। उस रिलेशन के बाद हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो मल्टीपल होता है उसके, जो इंटीजर मल्टीपल होता है उसके h/2π के, जो शेल है उसका, जिस भी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका न्यूक्लियस से उसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। अब उस रेडियस को हमने कैलकुलेट कर लिया, सारी चीज देख रहे हो। बोहर एटॉमिक मॉडल ने बस ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ वे कहाँ, उन्होंने सब कुछ बता दिया, उसका रेडियस कितना। फिर अब क्या दिमाग में आएगा, यार उसका कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगा, उसका कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगा भाई, वेलोसिटी बताइए है भाई, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बता दो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो nth शेल में रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर है, तो उसका वेलोसिटी बताओ। तो आइए वेलोसिटी बताते हैं भाई, आइए वेलोसिटी बताते हैं भाई साहब। ठीक है, तो हमने देखा है कि kze² अपॉन r इज इक्वल्स टू mv²। अब आपको समझ में आ गया, हमें ये चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे, रेडियस के बदले क्या डाल देंगे 0.53 मल्टीप्लाइड बाई n² अपॉन z। एकदम क्या दिक्कत है, तो रखिए kze² अपॉन, इसके बदले मैंने रखा 0.53 n² अपॉन z, ऊपर क्या हो गया z² बराबर हो गया v², क्योंकि m यहां पर आ गया। अब मैंने क्या किया, कांस्टेंट को साइड किया, कांस्टेंट को मैंने क्या किया, साइड किया 0.53 me²। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हरदम कांस्टेंट रहेगा, ये वैल्यू है तो कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद मैंने साइड में लिख लिया z² n² बराबर हो गया v के, और अंडर रूट यहाँ पर आ गया, v² से यहाँ पर अंडर रूट आ गया भाई, ये तो पता है ना, यहाँ पर दोनों जगह अंडर रूट लगा दो तो ये वाला अंडर रूट इसको मार देगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा।
अब जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कांस्टेंट का जो अंडर रूट है इसे बढ़िया से आप जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.18 फलाना 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 इंटू 10⁻⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। देख लो भाई, ठीक है, 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाई n मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। अच्छा सॉरी, इंटू 10⁻⁻10 भी होगा, शायद आपको ध्यान नहीं आया हो, आया हो तो बहुत बड़ी बात है। 10⁻10 में ये भी होगा। 10⁻10 इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये मीटर में चाहिए, ये बेसिकली मास है, ये मास है, ये मास है, ठीक है, ये मास है। मैंने 10⁻³ से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि मुझे ये वैल्यू मीटर में चाहिए, तभी तो ये मीटर पर सेकंड आएगा। और यहाँ पर ये जो है, हाँ ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी, बहुत सही, ये मीटर पर सेकंड में आएगा। अब आपको मान लीजिए चाहिए ये आपको क्या कहलाते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में चाहिए तो 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर, तो इतने मीटर में 10⁻² और 2 कर दो, सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन याद आपको कौन सा रखना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब एक इंपॉर्टेंट आप रिलेशन यहां से निकालिए कि वेलोसिटी जो है वो आपका फलाना वैल्यू जो भी है, जो भी गिजी मुझे वैल्यू है, उसके बाद आपका z बाई n आ रहा है। बोले तो याद ये रखना है, बोले तो याद ये रखना है, याद ये रखना है कि जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं, कहां से, आप दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल आपका बढ़ता जाता है तैसे तैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटता जाता है, तैसे तैसे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटता जाता है। और जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के पास आते हैं, यानी नंबर ऑफ शेल आपका डिक्रीज होता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब हमने देख लिया वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन, देख लिया रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देख लिया। अब क्या हमें देखना है भाई, अब क्या हमें देखना है, अब उससे पहले जेई में जिस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछेगा वो भी देख लीजिए, रिलेशन वाला। तो आपसे पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए जो बॉडी है, इट विल बी 2.18 इंटू 10⁻⁶ z बाई n, ZA बाई NA, और वेलोसिटी ऑफ बी जो बॉडी है वो इतना होगा। ये आपको बताया नहीं जाएगा कि ये इतना होगा, आपको पता होना चाहिए। अब आपसे बोला कि इन दोनों का रेशियो बताओ, तो इन दोनों का रेशियो में ये दोनों गए हवा खाने, तो ये आ जाएगा ZA अपॉन ZB मल्टीप्लाइड बाई NB अपॉन NA, आ जाएगा VA अपॉन VB। अब इसे छाप लीजिए, चुपचाप छाप लीजिए इसे, ठीक है। अब यार वेलोसिटी निकाल लिया, डिस्टेंस तो निकाल ही लिया, तो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चक्कर न्यूक्लियस के जब काटेगा तो कितना समय लेगा, है भाई, कितना समय लेगा, ये भी निकाल ले, तो क्या दिक्कत है, निकाल लेते। अच्छा, हमने पढ़ा है कि स्पीड या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है एक पूरे चक्कर में, फॉर 1 रेवोल्यूशन हम निकाल रहे हैं ना, हाँ फॉर 1 रेवोल्यूशन हम निकाल रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। हाँ, तो एक रेवोल्यूशन में कितना उसने समय लिया, तो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr होगा। सरकमफरेंस, सर्कल का सरकमफरेंस कितना होता है, 2πr, और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। टाइम टेकन को मैंने ऊपर भेजा, वेलोसिटी को यहाँ भेजा, 2πr अपॉन, अब देखिए r को मैं खोलूंगा और वेलोसिटी को मैं खोलूंगा। r को जब मैंने खोला तो ये आया 0.53 n स्क्वायर बाई z, आपको पता है ना, आपको पता है ना 0.53 n स्क्वायर बाई z होता है रेडियस। और जब मैंने वेलोसिटी को खोला तो ये आ गया 2.18 इंटू, अच्छा ये मल्टीप्लाई होगा 10⁻⁻10 से, ये भूल मैं रहा हूँ, आपको नहीं भूलना है, ये आपको नहीं भूलना है, ये z यहाँ पर लिख दो,
2.18 इन 10⁻⁶ और यहाँ पर आ जाएगा z/n, z/n, n आपका जाएगा कूद के ऊपर, यहाँ हो जाएगा n³ और z को मैं एक साथ लिखूंगा z², मैं लिखूंगा z²। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये इसका कोई एक वो नहीं आया है कि ये पर्टिकुलर वो वैल्यू नहीं आया है। आपको याद रखना है कि टाइम बराबर ये वैल्यू इंटू n³ अपॉन z²। आपको टाइम पीरियड में ज़्यादातर मुझे क्वेश्चंस दिखे हैं कि आपको बोला कि टाइम ए किसी चीज़ का वो है, टाइम बी किसी चीज़ का फलाना है, इन दोनों के बीच का आपको रेशियो बताना है। तो टाइम में क्या है भाई, टाइम में आपके पास है कांस्टेंट इनटू na² अपॉन za² डिवाइडेड बाई कांस्टेंट इनटू ठीक है। अब जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा तो वो बेसिकली आ जाएगा na अपॉन nb का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई zb अपॉन za का होल क्यूब। अच्छा ये क्यूब है भाई, ये क्यूब है भाई, ये क्यूब है भाई, ये स्क्वायर है। ठीक, ध्यान देना, ध्यान दे रहे हैं आप। na अपॉन mb का होल क्यूब बराबर हो जाएगा zb अपॉन za का दिस। अब ये मैं रिलेशंस बेसिकली आपको बता रहा हूँ, ये पूछा जाता है, मुझे नहीं शौक है इतना टाइम लेने का, ठीक है। हाँ तो याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएगा। लेक्चर को कंप्लीटली रिवाइज करिए, नोट्स मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चंस आप कुछ और कर सकते हैं एक्स्ट्रा, बट नोट्स इससे ज़्यादा बेहतर यहाँ से नहीं मिल सकता। अब देखिए, ओके अब हम क्या करें भाई, तो कुछ मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ जो आपको पहले से पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से, जब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ये कोई आपका न्यूक्लियस है, यहाँ से इनफाइनाइट शेल्स होते हैं, आप आगे आपको पता चलेगा, यहाँ पर कहीं इलेक्ट्रॉन है। जब आप इसे एनर्जी देते हैं, बाहर से क्या देते हैं एनर्जी, तब इलेक्ट्रॉन जो है जब उसे एनर्जी मिलता है तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है जैसे ही उसे अंदर आप एनर्जी दोगे। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर आता है, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तब वो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करता है, तब वो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करता है। और जो चीज़ मैंने सबसे पहले लेक्चर में आपको बताई थी, जिंक सल्फाइड वाला फ्लोरेसेंस वाला केस, कि जब उसे आप एनर्जी देंगे, जब स्ट्राइक होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स उसे स्ट्राइक करेंगे तो वो ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा, लेकिन उतना उसे एनर्जी नहीं मिल पाएगा कि वो इनफाइनाइट शेल में चला पाए, तो वो वापस आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो एनर्जी को एमिट करते हैं, एनर्जी को एमिट करते हैं। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इट डज नॉट लूज इट्स एनर्जी और गेन्स। हाँ भाई, तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये कंप्लीट उसी की चीज़ हमने की कि रदरफोर्ड जो बोल रहे थे कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दैट इज नॉट द थिंग। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमता है, मतलब वो एनर्जी एमिट नहीं करता, एनर्जी लूज नहीं करता, ठीक है। लूजेस और गेन्स इट्स एनर्जी एंड रिवॉल्व्स इन ऑर्बिट, एक स्टेशनरी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ हमने देख ली कि इलेक्ट्रॉन का रेडियस क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया। तो यार ये भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तब उसका एनर्जी कितना है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है तो उसका एनर्जी कितना है भाई। तो यार दो एनर्जी होंगे, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है क्या होता है, हाफ mv²। भाई यही तो मुझे पता है। अच्छा v², आई नो दैट, v² मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि mv² बराबर होता है kZe² अपॉन RK। मुझे ये भी पता है कि mv² होता है kZe² अपॉन RK। पहले एकदम रिलेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 में बता देता हूँ, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर mv² को एक साथ लिखूं तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी,
है कि नहीं भाई? हाँ भाई, एकदम एकदम। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि mv² बराबर हुआ ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी और mv² बराबर हुआ दिस, यानी ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा kZe² अपॉन आर के, और जब मैं इस 2 को यहाँ फेंकूंगा तो kZe² अपॉन 2r आ जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI JB के इंपॉर्टेंट है, kZe² अपॉन 2r। और जब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट माइनस में। अब ये माइनस क्यों आया, फिजिक्स में जब पढ़ोगे यहाँ पर बताने लग जाऊँ दिक्कत हो जाएगी, खेला गड़बड़ा जाएगा। हाँ, तो फोर्स क्या है, kZe² अपॉन r² इंटू डी क्या है, r है, यानी r से r गया और यहां पर आ गया माइनस, यानी kZe² को आप हाफ कर दीजिए, काइनेटिक एनर्जी मिला, पोटेंशियल एनर्जी में kZe² के साथ माइनस लगा दीजिए, आपको ये मिलकर तैयार हो जाएगा। माइनस क्यों आया आप फिजिक्स में जानोगे, यहां पर नहीं, यहां पर प्लीज नहीं, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझसे बताइए कि यार टोटल एनर्जी कितना होगा, बताइए टोटल एनर्जी कितना होगा, बताइए भाई। तो यार टोटल एनर्जी कितना होगा अगर मुझे निकालना है तो मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो kZe² अपॉन r प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा kZe² अपॉन r, ये 2r है ना काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसका मतलब, इसको मैं मिटा सकता हूं क्या, नोट कर लिया है आपने, देख लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा अब, हाँ ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी, यार काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये है, प्लस ही कर रहा हूं, ठीक। अच्छा, तो यहां पर मैं क्या कॉमन ले सकता हूं भाई, ये चीज मैं कॉमन लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा kZe² अपॉन r, यहां आएगा 1/2, ठीक है, 1/2 -1। मैंने kZe² को कॉमन लिया तो ये आया 1/2 -1, और 1/2 -1 होता है -1/2 kZe² अपॉन r, या फिर इस -1/2 को आप कैसे लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे लिखिए और 2 यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इज एनर्जी। और इसको याद करने का मैं तरीका भी बता रहा हूँ आपको, ये पहले नोट कर लीजिए आप, ठीक है। अब देखिए, मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी बराबर है kZe² अपॉन 2r के, kZe² अपॉन 2r के, कहां से आया, mv² बराबर kZe² अपॉन r, और हाफ mv² बराबर काइनेटिक एनर्जी। यहां से मैंने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लिया, डिराइव करके मैंने आपको बताया। और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -kZe²/r, मतलब kZe²/r में जब मैंने यहां पर नीचे में 2 लगाए तो काइनेटिक एनर्जी, माइनस लगाए तो ये, जब मैंने दोनों लगा दिया तो ये, मतलब नीचे में 2 भी है और इसके साथ माइनस भी है, तो टोटल एनर्जी, यार बात खत्म। मैं बता रहा हूं ना, शुरुआत में लगता है कि अब बेहोश होकर गिर जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम छोड़ दिया जाए, लेकिन जिसने यहां पर फाइट मार ली, यही है, यही जो जंप कहते हैं ना कि 10 to 11 एक जंप होता है, यही वो जंप है। यहां पर जिसने फाइट मार ली बहुत आगे जाएगा, हर क्वेश्चन होंगे यहाँ के दिमाग में अगर छप गया ये फॉर्मूला, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपका भी यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किसी और को पढ़ा दो, समझे। हाँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ोगे, इस एट्रीब्यूट के साथ पढ़ेंगे ना आप, तो हो जाएगा काम। चलिए भाई, अब हम बात करेंगे रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी, इनके बीच का रिलेशन क्या है यार। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी है kZe² अपॉन 2r। मैं बार बार इसे इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप इसे बार बार पढ़ें, बार बार सुने, बार बार बोलें, वहां पे स्क्रीन में बैठे बोलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर, अगर आप नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा, कसम दे रहा हूं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, अगर आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर kZe² अपॉन 2r, पोटेंशियल एनर्जी बराबर -kZe² अपॉन r, टोटल एनर्जी बराबर -kZe² अपॉन 2r, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या है,
के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस में। इनके बीच का रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन है। अगर मान लो मैं इनके बीच का रिलेशन निकाल रहा हूं तो कैसे निकालेंगे आप? तो मान लीजिए ये क्या है, 1 है, ये क्या है, x है, ये मान लीजिए x है, तो x/2 ये आ गया और ये क्या आ गया, -x आ गया। ठीक है, -x आ गया। ये काइनेटिक एनर्जी, ये पोटेंशियल। काफ़ी लोगों को ये समझ में नहीं आएगा मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करिए। मैंने के जेड ई स्क्वायर को मैंने x मान लिया। मैं आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप आसान बना सकते हैं इनका रिलेशन निकालना। रटना तो सब जानते हैं यार, लेकिन इतनी चीज़ें आप पढ़ेंगे कि रटना भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो अभी से आदत डाल लीजिए कि रटना नहीं। अब मुझे मान लीजिए मेरे पास x/2 है और मुझे यहाँ पर -x पर पहुँचना है, तब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा -2, तभी तो मैं इसमें -x पर पहुँच सकता हूँ। यानी ये जो चीज़ है दिस इज काइनेटिक एनर्जी। जब मैं काइनेटिक, यही जो चीज़ है काइनेटिक एनर्जी है ना, जब मैं काइनेटिक एनर्जी में मल्टीप्लाई कर दूं -2, तब मैं पहुंच जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी पर, क्योंकि यही जो चीज़ है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। रिलेशन मैंने निकाल लिया, यानी -2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो भाई, ये आपको रिलेशन भी निकालना मैं सिखा दिया, समझ रहे हैं आप? इतना बेसिक में जाके ताकि किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत ना आए। अब आइए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाल लिया। अब मान लीजिए मुझे अब एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस में, और एनर्जी क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r और यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो चीज़ है दिस इज x -x, ठीक है, ये जो चीज़ है दिस इज -x एंड -x इज पोटेंशियल एनर्जी। इस होल इक्वेशन को मैंने -x मान लिया यार। मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आप रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी ये जो चीज़ है मैं कहूँगा कि दिस इज -x, यही जो चीज़ है दिस इज -x यार, यानी दिस इज -1/-x/2। ठीक है, ये -x है तो -x/2 ही तो ये चीज़ है, और ये चीज़ क्या है, एनर्जी, और ये चीज़ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। फिर से देखिए, इसको मैंने x माना, -x माना, तो ये होल -x है डिवाइडेड बाई 2, दिस इज एनर्जी। अब मुझे अगर -x से -x/2 पे पहुंचना है तो सिंपली मैं डिवाइड करूंगा ना 2 के साथ, यानी पोटेंशियल एनर्जी में जब मैं डिवाइड करूंगा 2 के साथ तो मैं एनर्जी पे पहुंच जाऊंगा, या फिर मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्वाइस दी एनर्जी। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अब मान लीजिए मुझे काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी में रिलेशन निकालना है, तो यार काइनेटिक एनर्जी होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r और एनर्जी होता है -kz² अपॉन 2r। अच्छा, इसको मैंने क्या मान लिया, x, और ये क्या हो गया, x यानी -x। x से मुझे -x में पहुंचना है तो मल्टीप्लाई करना होगा माइनस के साथ, यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू दिस, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू दिस, कहीं भी माइनस लगा दो, इनके बीच का सिंपल रिलेशन, बात खत्म यार। दैट्स द स्पिरिट। ठीक है, यहाँ तक अगर आप बने हुए हैं ना यार, क्या बताऊँ मैं, मानना पड़ेगा यार, इतनी देर तक आपने झेल लिया। अब देखिए, मैंने एनर्जी निकाला के जेड ई स्क्वायर -kz² अपॉन 2r से। अब मान लीजिए मुझे बता दिया कि एक पर्टिकुलर n शेल दिया हुआ है, एक सेकंड, ठीक है, मुझे दे दिया कि एक पर्टिकुलर nth शेल मुझे दिया है और उस nth शेल में मुझे एनर्जी निकालनी है। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला आता है, मैं थोड़ा सा देख लूँ, ठीक। तो हमने फॉर्मूला निकाला था कि एनर्जी आया था -kz² अपॉन 2r। अब मान लीजिए मुझे r नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए n, मुझे नंबर ऑफ शेल में एक पर्टिकुलर nth शेल में मुझे एनर्जी चाहिए। तो अरे यार, r के बदले उसका फॉर्मूला पुट कर दीजिए, -kz² अपॉन 2, r क्या होता है 0.53 × 10⁻⁻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 ⁻
10 n स्क्वायर बाई z, और बाई z जो है वो ऊपर जाएगा तो यहां पर आएगा। ठीक है भाई, अब माइनस के z, ई z को मैंने अलग रख लिया, z स्क्वायर को अलग रखा, ई स्क्वायर को एक साथ रखा, 2 इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन n स्क्वायर मैंने इस तरीके से रख लिया। जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, अभी कैलकुलेटर खोलिए, अभी कैलकुलेटर खोलिए, देख लिया जाए। ठीक है, हाँ, तो अभी कैलकुलेटर से खोलिए। अब आप बनाएंगे माइनस, यहाँ पे माइनस अभी के लिए नेगलेक्ट करिए, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू ई स्क्वायर क्या है, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे इस वैल्यू के साथ, तो आपका वैल्यू आएगा -2.18 फलाना 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 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर एनर्जी इन जूल्स, ठीक है। क्यों, ये आपको पता है यार। अच्छा, ये k का वैल्यू जो है ना, दिस इज नॉट 6.626, इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 मीटर 9, ठीक है, इसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए आपको वैल्यू किस में चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसमें भी आता है कई बार, तो सिंपली डिवाइड कर दीजिए ई के साथ। ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये दोनों चीजें आप बढ़िया से याद करिए, समझिए, जो भी करना है करिए भाई, ठीक है, बहुत सही। अब एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट चीज हम देख लेते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टी, और कल हम इसी के ऊपर ताबड़तोड़ गजब क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये एक शेल है N2, ये एक शेल है N1, और ये आपका न्यूक्लियस, यहां पर है आपका इलेक्ट्रॉन यहां से दौड़ के आ गया N1 पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन N2 से आ गया N1 पे, इलेक्ट्रॉन N2 से आ गया N1 पे। इस शेल पे इसका कुछ एनर्जी होगा En2, इस शेल पे इसका कुछ एनर्जी होगा En1। कितना एनर्जी होगा बताना, -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये भी माइनस ये N2 स्क्वायर हो जाएगा, एटम तो सेम है, और यही चीज ये भी हो जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z स्क्वायर बाई n1 का स्क्वायर आएगा। अच्छा, अगर मुझे पता करना है कि इस इलेक्ट्रॉन में कितना चेंज इन एनर्जी आया, मुझे क्यों पता करना है, ये भी बड़ा मतलब गुस्सा आता है, क्यों पता करना है यार, क्वेश्चन आएगा उसी लिए पता करना है, सिंपल सी बात। मुझे अगर पता करना है कि इलेक्ट्रॉन ने कितना एनर्जी एमिट किया, मैंने आपको उसी लिए पहले बताया था कि एनर्जी जब ऊपर से नीचे आता है, N2 से N1 पे आता है, ऊपर से नीचे, ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल पे आता है, तो वो एनर्जी एमिट करता है, और वहीं अगर मुझे एनर्जी कितना उसने एमिट किया निकालना है, तो अब मुझे ये एनर्जी पता होना चाहिए। मैं कैसे निकालूंगा, एनर्जी En1 कितना है ये, और एनर्जी En1 कितना है, इतना ये, एनर्जी En2 कितना है ये, और En1 कितना है ये। जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, यानी En2 माइनस En1 जब मैं करूंगा तो मुझे चेंज इन एनर्जी मिलेगा, एंड दैट विल बी एनर्जी एमिटेड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कम्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है, बहुत सही भाई, चीज़ क्लियर हुई। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18, यहाँ पर आएगा आपके पास z स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर प्लस 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है, बहुत सही। जब इस माइनस को आप फेंकोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस। ये चीज़ आप याद कर लीजिए, ये चीज़ आप जल्दी से याद कर लीजिए भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर 1 क्यों आया, क्योंकि ये z स्क्वायर था तो कॉमन हटा लिया, तो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आपको आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ देख लीजिए, जाते जाते एक और चीज़ ये आप देख लीजिए
कि आपने देखा कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के, एन स्क्वायर के। इसका अर्थ क्या हुआ, नहीं है ना? हाँ, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे एन का वैल्यू बढ़ेगा आपको लगेगा कि एनर्जी घटेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? अब आइए, ये है डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में अगर एन स्क्वायर है तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ता है तैसे तैसे होल जो वैल्यू है वो घटता है, और ये जो होल वैल्यू है पूरा कंप्लीट वो माइनस में है। तो माइनस में जितना वैल्यू कम होता है उतना ही तो वैल्यू एक्चुअली में ज्यादा होता है। नंबर लाइन पे -999 ज्यादा या -9 ज्यादा, -9 ज्यादा। वही चीज डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो ये कंप्लीट वैल्यू घटेगा, और ये वैल्यू नेगेटिव में है यानी ये वैल्यू बढ़ेगा। इट मीन्स जैसे जैसे आपका एनर्जी बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे आपका न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, एन शेल आपका बढ़ता जाएगा, एनर्जी भी उसका बढ़ता जाएगा। उसीलिए मैंने कहा था कि एनर्जी, जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है। ठीक है, मतलब लोअर एनर्जी मतलब जब वो पास में है तो लोअर एनर्जी, हायर में है, दूर है तो हायर एनर्जी। ये बात क्लियर? और लास्ट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कई बार आपको क्वेश्चन देखता है छोटा छोटा कि आपको N1 N2 दे देगा, कि मान लीजिए आपके पास जो N2 है वो 4 है और N1 है जो वो 1 है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 से 1 पे आया। फिर दूसरा ऑप्शन दे देगा कि N2 आपके पास 5 है, N1 आपके पास 2 है। इस तरीके से आपको दे देगा, कई ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको बताएगा कि अब बताइए कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें एमिट होगा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें एमिट होगा। अब आपको वो निकालने के लिए क्या करना होगा, अब ये कैलकुलेट नहीं करना है, आपको याद रखना है कि जो एनर्जी है वो इसके इनवर्स है। देख रहे हो आप, इसको अगर मैं कांस्टेंट एक वैल्यू मानूं तो एनर्जी जो है वो इसके डायरेक्टली रिलेटेड है, मतलब जितना ज्यादा ये वैल्यू उतना ज्यादा एनर्जी एमिट होगा, जितना ज्यादा ये वैल्यू उतना ज्यादा एनर्जी एमिट होगा। जाहिर से अर्थ है कि अगर N2 दे दिया, N1 दे दिया, आपको निकालना है कि किसमें एनर्जी ज्यादा है। तो मैं 1/N1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इस फॉर्मूले से -1/N2 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, बोले तो 4 का स्क्वायर आएगा 16, 1 का स्क्वायर इतना आएगा। आप इसे सॉल्व करिए और फिर इसे सॉल्व करिए, 1/N1 का स्क्वायर यानी 4 -1/N2 का स्क्वायर यानी 25। अब इसको आप सॉल्व करिए, जिसका वैल्यू ज़्यादा आएगा उसके लिए ज़्यादा एनर्जी एमिट होगी, जिसका वैल्यू कम आएगा उसके लिए कम एनर्जी एमिट होगी। ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए। अब देखा जाए अगर एक भी क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं तो ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जेईई में पूछ दिए गए हुए, और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला लिस्ट है, जो भी हमने चीज़ें पढ़ी इसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार लिखते जाइए। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये एडवाइस है कि जो जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं वो सारे अपने कॉपी करिए और बार बार उसे लिखते जाइए, ड्राइव करिए, खून में बसा लीजिए सारे फॉर्मूलों को। जिसने इन फॉर्मूलों को खून में बसा लिए उसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।